हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हमें पता है आपकी बोर्ड की प्रेशर आपके ऊपर है, लेकिन प्रेशर में बच्चा टूटना नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर को झेलता है ना, वो पूरी जिंदगी में निखरता है। ठीक है, उसकी जिंदगी जो है बच्चा एकदम निखर जाती है, एकदम सज जाती है खुशियों से। तो बच्चा मेहनत नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है। और आज के सेशन में बच्चा, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर त्रिज्या या फिर परमाणु त्रिज्या की गणना। यानी बच्चा आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन को पूछना होगा तो ऐसे कहेगा कि बोर त्रिज्या की गणना करे या परमाणु त्रिज्या की गणना करे। बोर त्रिज्या की गणना करे या परमाणु त्रिज्या की गणना करे, यानी कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस और कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम, यानी बच्चा ऐसे कह सकता है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द रेडियस बोर रेडियस। ठीक है बच्चा। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या। तो चलो बच्चा, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बोर साहब ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर अस्थाई कक्षा में घूमता है। तो बच्चा, अस्थाई कक्षा में घूमता है, तो अस्थाई जो कक्षा होता है, जो वृत्तीय कक्षा होता है, अस्थाई कक्षा वृत्ताकार होता है, विकिरण रहित कक्षा वृत्ताकार होता है। तो बच्चा, उसकी कोई ना कोई रेडियस तो होगी। अब उसी रेडियस को कैलकुलेट करना है, वो भी बड़े मजेदार तरीके से, बड़े आसान तरीके से इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो बच्चा, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक अस्थाई कक्षा बनाते हैं। तो बच्चा, ये हो गया आपका अस्थाई कक्षा। ये क्या हो गया बच्चों? अस्थाई कक्षा। और इसके सेंटर पे बच्चा बना देंगे एक ऐसे नाभिक। ये बच्चा सेंटर पे क्या बना दिए? नाभिक। और आपको पता है बच्चा, नाभिक में कैसा चार्ज लेंगे? प्लस। और यहाँ पे कितने चार्ज होते हैं बच्चा? तो जेड ई चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं बच्चा? जेड ई। आप कहोगे सर जेड क्यों होता है सर? देखो बच्चा, यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। आप कहोगे सर बहुत सारे तो नहीं होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो आपको बच्चा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस ई होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है। और ई का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कुलम। तो बच्चा कहिएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो बच्चा इलेक्ट्रॉन को हो गया -1.6 गुने 10 के पावर -19। प्रोटॉन को हो गया बच्चा 1.6 गुने 10 के पावर -19। इतना चार्ज होता है। तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये नाभिक का चार्ज प्लस होगा। अब है कि जेड ई क्यों होगा सर? ये आपने यहाँ पे जेड ई क्यों लिखा है? तो बच्चा, हमने जेड ई इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो यहाँ एक प्रोटॉन होगा, अगर हीलियम होता तो 2 प्रोटॉन होता, अगर कार्बन होता तो 6 प्रोटॉन होता, अगर ऑक्सीजन होता तो 8। यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। तो बच्चा, एटॉमिक नंबर को तो हम लोग जेड लिखते हैं, इसलिए यहाँ जो प्रोटॉन है वह जेड ई के बराबर होगा। और बच्चा, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चा हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं बच्चा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या बच्चा? यहाँ पे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ये क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है। ई माइनस इसको मान लेते हैं। बच्चा, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होते हैं? तो बच्चा, इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं। तो बच्चा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, हमने यहाँ माइनस ही लिख। अब बच्चा, ये हो गया इसकी रेडियस। अब यहाँ बाहरी कक्षा से लेकर बच्चा यहाँ तक अगर इसको हम मिला दे, अगर इस वाले डिस्टेंस को बच्चा हम मिला दे, तो इसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस यानी त्रिज्या।
इसी का वैल्यू बताना है बच्चा, इसी का वैल्यू हमको बताना है, इसी आर की वैल्यू बच्चा हमको बताना है, इस आर की वैल्यू को बच्चा बताना है। तो आपको पता है बच्चा कि दो आवेश के बीच में विद्युत बल लगता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुलॉम साहब बोले थे। कुलॉम के अनुसार बच्चा जब भी दो बिंदुवत आवेश होंगे आर दूरी पर तो उनके बीच में विद्युत बल लगता है। और एक और बात यहाँ पे है बच्चा कि अगर दोनों चार्ज प्लस हुए तो प्रतिकर्षण विद्युत बल, और अगर एक प्लस और एक माइनस हुए तो आकर्षण विद्युत बल। तो बच्चा ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा। और बच्चा इसका जो ये जो दिशा है वह सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है। तो बच्चा यहाँ पे विद्युत बल को हम लोग अभिकेंद्र बल बोलेंगे। यहाँ जो बच्चा विद्युत बल लग रहा है इसको कौन सा बल बोलेंगे? अभिकेंद्र बल बोलेंगे। अब बच्चा इसके बारे में थोड़ी सी एजम्पशन ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या बच्चा मान लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस ई मान लेते हैं। माना कि इलेक्ट्रॉन यानी माइनस ई, नाभिक, इलेक्ट्रॉन ई नाभिक, और बच्चा नाभिक को मान लेते हैं जेडी। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या वाले, नाभिक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या वाले, नाभिक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या वाले, स्मॉल आर त्रिज्या वाले अस्थाई कक्षा में, अस्थाई कक्षा में, अस्थाई कक्षा में गतिशील है। कैसे कक्षा में गतिशील है बच्चा? अस्थाई कक्षा में गतिशील है। हाँ सर, इतनी बात क्लियर है बच्चों? हाँ सर, यहां तक बात समझ में आ रही। ओके सर, समझना क्या है? ये तो जो आपने बनाया है वही लिखा है कि माना कि इलेक्ट्रॉन ई नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या वाले अस्थाई कक्षा में गतिशील है। अब अच्छा, जो ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो यहाँ अभिकेंद्र बल का काम कौन कर रहा? आकर्षण विद्युत बल। बच्चा वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का होना आवश्यक है, यानी कोई भी वस्तु बिना अभिकेंद्र बल के वृत्ताकार पथ पर घूम ही नहीं सकता है। ये बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना में भी हम आपको बताएं। तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमना चाहती है या घूम रही है तो बच्चा वहां अभिकेंद्र बल लग ही रहा होगा। और इस स्थिति में बच्चा अभिकेंद्र बल का काम कौन करता है? तो यहाँ पे बच्चा अभिकेंद्र बल का काम आकर्षण विद्युत बल करता है। कौन बच्चा करता है? आकर्षण विद्युत बल करता है। कौन कैसा बता? आकर्षण विद्युत बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो बच्चा इसी बात को हम लिख लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ, क्या बोल सकते हो बच्चा? वृत्तीय कक्षा में गति करता है, वृत्तीय कक्षा में गति करता है। कैसे कक्षा में बचा? वृत्तीय कक्षा में गति करता है। तो आकर्षण विद्युत बल, बच्चा आकर्षण विद्युत बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो बच्चा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो आकर्षण विद्युत बल अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, यानी आकर्षण विद्युत बल ही अभिकेंद्र बल बन जाता है। अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण विद्युत बल लग रहा है नाभिक के चलते, वही आपका अभिकेंद्र बल का कार्य करता है।
ठीक है बच्चा, तो इसलिए यहाँ कहानी हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगी, यहाँ कहानी हो जाएगी मेरे बच्चों, अभिकेंद्र बल। कौन सा बल बच्चा, अभिकेंद्र बल। और यहाँ अभिकेंद्र बल का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, अभिकेंद्र बल का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो विद्युत बल। अभिकेंद्र बल का काम कौन कर रहा है बच्चा, विद्युत बल। यहाँ अभिकेंद्र बल का काम कौन कर रहा है बच्चा, विद्युत बल। यानी ये जो एफ ई है यही विद्युत बल है। अब बच्चा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला तो सभी को पता है, एम बी ए स्क्वायर आर। अब बराबर हो जाएगा बच्चा, विद्युत बल का फॉर्मूला होता है, आप लोग तो पता ही है, के Q1 इंटू Q2 बटा में बच्चा आर स्क्वायर, ये मॉड में रहता है, मॉड Q1 में आर स्क्वायर। तो बच्चा हो जाएगा यहाँ पे के मॉड Q1 इंटू बच्चा मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ फॉर्मूला हो गया एम बी ए स्क्वायर बटा आर बराबर के मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये के का वैल्यू तो बच्चा आपको पता है ना, ये जो के है, यहाँ के की वैल्यू है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी बच्चा आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सर Q1 किसको माने, Q2 किसको माने। तो बच्चा आपको दो आवेश मानना पड़ेगा, एक तो ये इलेक्ट्रॉन और एक नाभिक। तो इसमें किसी एक को बच्चा आपको Q1 मानना पड़ेगा। तो हम Q1 नाभिक को मान लेते बच्चा, इसको हम मान लेते क्या, इसको बच्चा मान लेते हैं Q1 और इसको बच्चा मान लेते हैं Q2। एक को हमने मान लिया Q1 और एक को मान लिया Q2। अब इसी को बच्चा अगले पेज पे चलते हैं हम। तो अगर हमने कहा बच्चा यहां ऐसा माने है बच्चा कि Q1 जो है वो ZE है, Q1 किसको मान लिया बच्चा, ZE को, और Q2 किसको मान लेते मेरे प्यारे बच्चों, तो Q2 मान लिए हमने इलेक्ट्रॉन को -E। ये बच्चा हमने मान लिया है। इतनी बातों को तो प्यारे प्यारे बच्चों हमने मान रखा है। अब आप कहोगे, क्या कहोगे भाई कि सर वैल्यू को रख दीजिए। तो वहां पे बच्चा अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला तो आपको पता ही था कि फॉर्मूला था एम भी ए स्क्वायर बटा में आर। अब उसके बाद था बच्चा के और Q1, तो Q1 तो प्लस है, तो प्लस का मॉड प्लस ही होता है। अब बच्चा माइनस का भी जब मॉड लोगे तो प्लस लिखा जाता है, अब बटा में आर स्क्वायर। ठीक है सर, अब यही कहानी हो गई बच्चों, एम भी स्क्वायर बटा में आर, और फिर हो गया बच्चा के जेड ई स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। और इसको बच्चा मान लेते हैं समीकरण, क्या मान लिया बच्चों, इसको मान लिए समीकरण 1। या अगर आप चाहो बच्चा तो इसमें से एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, इसमें से एक आर को आप कटा दो यहाँ पे। तो बच्चा जब यहीं पे आप एक आर को कटा दोगे, एक आर आपका कट गया, अगर अगर बच्चों आपने यहाँ पे एक आर को कैंसिल कर दिया, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा सर, यहाँ पे बच्चा हो जाएगा एम बी स्क्वायर बराबर, और ये वाला वैल्यू यहाँ नहीं रहेगा, इतना हो जाएगा। और बच्चों इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोलो भाई इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। हाँ सर आ गया, हम लोग इतना भी कमजोर नहीं है बच्चा, हम तो आपको कमजोर मान के ही समझाते हैं। तो बच्चा अभी केंद्र बल का फॉर्मूला था एम बी स्क्वायर बटा आर के जेड ई इंटू ई बटा आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, समीकरण इतना। अब बच्चा बोर का एक क्वांटम प्रतिबंध भी सीखे थे हम लोग, क्या था सर, तो बोर का क्वांटम प्रतिबंध था बच्चा एम भी आर बराबर था NH बटा में 2 पाई। तो कहां से बच्चा, तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, तथा तथा बोर के तथा बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, तथा बोर के क्वांटम प्रतिबंध से। तो बच्चों बोर के क्वांटम प्रतिबंध से ये कहानी थी बच्चा, और ये संवेग का जो मान होता है एम बी आर बराबर था NH बटा में पाई, NH बटा में 2 पाई। ये कहोगे सर कब पढ़ाए थे, तो बच्चा यहां से आप पीछे लेक्चर में जाओगे तो हमने एक टॉपिक पढ़ाया होगा बोर का परमाणु मॉडल। इस लेक्चर के ठीक पहले बच्चा हमने पढ़ाया बोर का परमाणु मॉडल। और बच्चा बोर के परमाणु मॉडल के जो परिकल्पना में 5वें नंबर पे है वह यही पॉइंट है,
और हमने वहां बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछता भी है बच्चा। तो बोर का क्वांटम प्रतिबंध कितना होता है? तो एम बी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। बच्चा दोनों तरफ आप वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ क्या करने पे बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पे। अब यहां पर बच्चा हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करोगे बच्चा तो जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा बच्चा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा बच्चा 4 पाई स्क्वायर। और इसको बच्चा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चा यहाँ इक्वेशन 1 है और यहाँ आ गया इक्वेशन 2। अब बच्चा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन 2 में इस इक्वेशन 1 को भाग दे दो। यहाँ बच्चा आपका इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन 2 है, तो 2 में 1 से भाग दे देना और कुछ नहीं करना बच्चा, आपका आंसर आ गया। अब देखो बच्चा क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा भाई? ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर, अब बट्टा में हो गया बच्चा एम भी स्क्वायर, अब बराबर हो गया बच्चा इसके लिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अब बाटा में 4 पाई स्क्वायर। ये तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब फिर मेन बाटा हो गया बच्चा ये, और यहां हो गया के जेड स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, अब बटा में ये फॉर्मूला हो गया बच्चा। अब देखो भाई हमको लग रहा कुछ ना कुछ तो कटेगा बच्चा, कुछ ना कुछ तो कटेगा यहाँ पे। अब आप कहोगे सर क्या कटेगा? बोलो बच्चा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कटेगा। बोलो भाई, कुछ ना कुछ तो कटेगा यहाँ पे। क्या कटेगा? यहाँ क्या कटने वाला बच्चा? देखो यहाँ कटने वाला बच्चा भी स्क्वायर ई स्क्वायर, एक एम कट गया बच्चा। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते भाई, तो अब ऊपर बच गया भाई यहाँ पे एक एम तो रह ही गया एम, और ये पूरा आर स्क्वायर आ गया बच्चा। अब फिर और आगे चलते हैं, ये है एन स्क्वायर, फिर बचा हो गया एच स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू आर, अब बट्टम हो गया बच्चा 4 पाई स्क्वायर, और बच्चा इंटू हो गया के जेड ई स्क्वायर। इतना हो गया बच्चा। बोलो भाई, ये हो गया एम, एक बच गया आर स्क्वायर, इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर चला गया, अब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे बच्चों अब यहां पे फिर से देखोगे तो एक आर फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब कहां कट रहा भाई? अब कहीं नहीं कट रहा, अभी भी कटेगा, कटना चाहिए अभी। देखो बच्चा अब कहां कटेगा, एम आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अब बट्टा में बच्चा 4 पाई स्क्वायर, ऐसे। के का मान कितना होता बच्चा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब हो जाएगा बच्चा जेड स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा बच्चा। अब इसमें देखोगे तुम तो फिर से कटेगा, ये एक पाई कट गया, और ये कट गया बच्चा। अब ये आ गया आपका आंसर आर बराबर बच्चा, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। ये बच्चा मेन बटा का दूसरा टर्म है, ये ऊपर चला गया। अब हो गया यहाँ पे पाई है, ये एम चला गया इधर, इस एम को इधर लाओगे तो बटा में आ जाएगा एम, और फिर है बच्चा जेड ई स्क्वायर। यही बच्चा फॉर्मूला होता है बोर त्रिज्या का, यही बच्चा फॉर्मूला है बोर त्रिज्या का। कुछ नहीं करना बच्चा, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से भाग दे दिए, तो यहां से बच्चा ये फॉर्म आया। फिर इसमें के का मान रख दी, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो बच्चा के का मान कितना होता है, हमने यहाँ पे लिखा भी था कि के का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। आप चाहो बच्चा तो यहाँ से शुरू से लेके चल सकते हो, आप यहाँ से
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब ये जो फॉर्मूला हुआ ये बोर त्रिज्या हुआ, क्या हुआ बच्चा? बोर त्रिज्या। अब यहाँ पे स्पेशल अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखे तो बच्चा, अगर स्पेशली हम हाइड्रोजन के लिए लिखे तो एन का मान प्रथम कक्षा यानी 1 हो जाएगा। अगर स्पेशली बच्चा इसको हाइड्रोजन के लिए हम लिखे तो एन का मान कितना हो जाएगा? 1, और जेड का मान भी कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान दीजिएगा, अब हाइड्रोजन एटम के लिए, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब हाइड्रोजन के परमाणु के लिए बच्चा, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, और n बराबर 1 और z बराबर 1। जब बच्चा बात करेंगे हम हाइड्रोजन परमाणु का तो n का मान भी 1 होगा और z का मान भी 1 होगा। अब आपको अगर सर कैसे आप जान गए कि दोनों 1 होगा? बहुत अच्छी बात है बच्चा। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 1। तो 1 होगा तो बच्चा प्रथम कक्षा में रहेगा, तो प्रथम कक्षा यानी n का मान 1, परमाणु क्रमांक 1 तो 1। अब बच्चा उसकी फॉर्मूला थी, पहले मेन फॉर्मूला देख लो। तो मेन फॉर्मूला था बच्चा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, अब बट्टा में था भाई पाई m जेड ई स्क्वायर, यही था ना भाई। तो अब जब हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे क्या कर देंगे? RH। क्या कर दिया बच्चों? हमने यहाँ पे कर दिया RH। जब हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो बच्चा हमने कर दिया RH, और RH कर दिए, साथ में n स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ बच्चा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जेड का मान खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा। अब बच्चा इसको थोड़ा एक जगह अच्छा से सजा देना है। यही बच्चा फॉर्मूला है हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्या। ये किसकी फॉर्मूला बच्चा? हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्या। अब यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये सभी नियंतांक है और सबका वैल्यू आप जानते हैं। तो देखो बच्चा, उपर्युक्त सूत्र में, उपर्युक्त सूत्र में, उपर्युक्त सूत्र में H बराबर 9.03 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चा। एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका वैल्यू तो सभी को पता होगा, 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बच्चा पाई का मान तो सभी को पता है, पाई बराबर 3.14। एम बच्चा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। और स्मॉल ई बच्चा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब मॉड से कि विद्युत बल में हमने यूज किया था मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, बच्चा माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम मॉड यूज कर चुके हैं। ये हो जाएगा -19 कूलम रखने पर। तो बच्चा ये सब वैल्यू रख के जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है RH की मान क्या आएगी? तो RH के मान आएगा बच्चा 0.53 गुने 10 के पावर -10 मीटर। ये जब टोटल वैल्यू को बच्चा, इस टोटल कैलकुलेशन को इसमें रख के सॉल्व करोगे, जब इस टोटल कैलकुलेशन को बच्चा इसमें रख के, इस वैल्यू को इसमें रख के सॉल्व करोगे तो RH का मान मिलेगा इतना मीटर। यानी बच्चा आप बोल सकते हो RH बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन। इसी को बच्चा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इतना एंगस्ट्रॉन बोल सकते। ठीक है बच्चा। अब यहीं पर अगर कहता ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मान लो बच्चा इसी में एक और थ्योरी कहता कि इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए, तो बच्चा अगर इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना होता, अगर इलेक्ट्रॉन का वेग चाहिए, रैखिक इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग, इलेक्ट्रॉन का रैखिक, क्या बच्चा रैखिक के जगह कक्षीय भी कह सकता है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग भी कह सकता है।
मान लो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग निकाले या कक्षीय वेग निकाले, तो कुछ नहीं करना बच्चा। देखो, कोणीय संवेग, बोर के क्वांटम प्रतिबंध लिख दो। कहां से बच्चा? बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, बोर के क्वांटम प्रतिबंध से। तो बच्चा बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या होता है? तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध से हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा MV_R बराबर NH बटा में 2। तो बोर का क्वांटम प्रतिबंध कितना होता है बच्चा? तो MV_R बराबर NH बटा में 2 पाई, इतना होता है। तो बच्चा जो आप R करोगे तो R बराबर हो जाएगा NH बटा में 2 पाई, और फिर हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी का मान चाहिए। तो बच्चा भी बराबर जो भी करोगे हो जाएगा NH बटा में 2 पाई MR। एक फॉर्मूला ये हो गया बच्चा। अब ये जानते हो आप, चूंकि आप जानते हैं कि R बराबर होता है बच्चा N² H² एप्सिलॉन नॉट, और बटा में होता है पाई MZ_E²। ठीक है बच्चा। तो यहां पे R की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो R की वैल्यू होती है N² H² एप्सिलॉन नॉट बटा में पाई MZ_E²। इसके ठीक पहले पढ़ा क्या है, तब इस वैल्यू को यहां पे रख लीजिए। अच्छा सर, यहां पे रख दीजिए। ठीक है बच्चा, रख के दिखाते हैं। अब जब इस वैल्यू को रखोगे बच्चा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा V बराबर NH, V बराबर NH बटा में, अब यहां लिख देंगे 2 पाई M और R के जगह ये टोटल वैल्यू N² H² एप्सिलॉन नॉट बटा में पाई MZ²। ये वाली वैल्यू हो जाएगी बच्चा। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब हमको लग रहा है बच्चा क्या कुछ ना कुछ कटेगा, तो क्या कटेगा बच्चा? तो पाई पाई कट जाएगा, M से M कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। एक N एक H, एक N एक H, ये सब कट गया। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा। V बराबर हो जाएगा बच्चा Z_E², और नीचे हो गया बच्चा, ये क्या है? Z_E², नीचे हो गया बच्चा 2 NH एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी वैल्यू हो गई। ये बच्चा इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग हो गया। अब इसमें भी अगर आप चाहो तो ये सबका वैल्यू रख सकते हो। तो बच्चा जब इसमें वैल्यू रखोगे, या नोट कर दे रहे हैं, उपर्युक्त सूत्र में उपर्युक्त सूत्र में उपर्युक्त सूत्र में अच्छा, पहले हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके लिए बच्चा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए लोगे, जब भी बच्चा बात हाइड्रोजन की होगी, तो सर, तो जो बच्चा बात हाइड्रोजन के लिए करोगे, तो जेड की मान कितनी हो जाएगी? तो जेड का मान 1 हो जाएगा। एन का मान कितना होगा? तो एन का मान भी 1 हो जाएगा। एन बराबर भी 1। अब बच्चा इसमें इस वैल्यू को अगर हम रख दे, तो बच्चा जानते हो क्या हो जाएगा? अब ये आगे कहानी हो जाएगी VH, और VH बराबर हो जाएगा बच्चा E², अब बट्टा में हो जाएगा 2H, क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे देख लो 2H एप्सिलॉन नॉट, 2H एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा ये वैल्यू हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर ये मान रख दे, ठीक है बच्चा, इस वैल्यू को अगर हम रख दे यहाँ पे, तो ये था ना Z_E², यहाँ पे Z_E², तो Z का और N का मान हमने Z और N का मान हमने 1 रख दिया। क्यों? क्योंकि बात हो रही है हाइड्रोजन की। किसकी बात हो रही है बच्चा? हाइड्रोजन की। अब ये इतना हो गया। अब इसमें बच्चा यहां आप सभी को पता है ना, इलेक्ट्रॉन का मान होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है
1.6 गुने 10 के पावर -19। बच्चा प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें 6.63 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर रखने पर। तो आपको पता है बच्चा क्या होगा रखने पर? अगर इस डाटा में अगर यहां पे बच्चा ये सब वैल्यू रखते हैं तो आपको वैल्यू पता है क्या मिलता है? आपको वैल्यू मिलता है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से बच्चा ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर बच्चा क्या हो गया? कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं बच्चा ये आपको वीडियो थोड़ा सा तेज जरूर बताए हैं, क्योंकि फिर ज्यादा स्लो करने पे बच्चा इसमें तो कुछ है नहीं, पूरा का पूरा बच्चा मैथमेटिकल है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, कहानी तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी कहानी है बच्चा। ये सेकंड नंबर, ये सब मैथमेटिकल है बच्चा। ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये सब मैथमेटिकल है बच्चा। ये पांचवा नंबर। और हमारे बिहार के बच्चों को मैथ बड़ी अच्छा आता है, ये हम मानते हैं और हमको पता है आपको भी आता है। तो बच्चों दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।